हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है CDP की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। CDP के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए हम अपनी CDP की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि जब बच्चों का संवेगात्मक विकास करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। यानी कि बच्चों की जो संवेगात्मक क्या कहते हैं विकास है, उसमें केवल टीचर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। या कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, या फिर कक्षा का नियंत्रण परिवेश होना चाहिए, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश होना चाहिए। तो गाइस जहाँ पर बच्चे को प्रधानता दी जाएगी और स्वतंत्रता दी जाएगी, जहाँ पर प्रजातांत्रिक परिवेश होगा, वहाँ बच्चे का संवेगात्मक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से पनपेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो परियोजना करना, या खेल, खुले अंत वाले प्रश्न, या फिर अवलोकन, या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इनमें से गाइस हमें नहीं, ये नहीं जरूर देख लेना, क्योंकि हमें इसमें निगेटिव आंसर छांटना है। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। और तो बच्चों के कोई भी काम होता है तो हम उसे निर्धारित नहीं करते कि नहीं ये ऐसे ही होगा, हम बच्चों को छूट देते ताकि वो चिंतन और तर्क के हिसाब से अपने काम कर सके। तो हम योग्यता का क्रम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हमें या आपको अगर प्रभावशाली अध्यापिका बनना है तो क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने की जगह हमें उन्हें एक एक करके पढ़ाना चाहिए, या पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना चाहिए, या बच्चों से कहना चाहिए कि अपने अपने जो पुस्तक में जो उत्तर दिए उन्हें अपनी अपनी नोटबुक में लिखें, या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करनी चाहिए। या फिर जो बच्चे प्रश्न ज्यादा पूछते हैं तो उससे आपको लगेगा कि क्या कहते हैं ये हमारी क्लास में व्यवधान कर रहे हैं या दिक्कत कर रहे हैं, तो हम उन्हें अनदेखी करेंगे कि वो क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। या फिर हम प्रत्येक बच्चे के संपर्क में आएंगे। तो ये क्या हो गया, हम प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यानी कि हम प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे, कौन क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, हम इस सब के बारे में जानकारी रखेंगे, तो हम एक प्रभावशाली अध्यापिका बन पाएंगे। यानी कि ये हमारी क्लास है अगर, तो हम क्लास में ये नहीं केवल एक ही बच्चे पर हम अपना फोकस करें, या जो आगे बैठे हैं बस केवल उन्हीं को देखें और उन्हीं को समझे, नहीं, हमें प्रत्येक बच्चे पर देखना है कि प्रत्येक बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, उसे कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत नहीं हो रही है, और उसका निदानात्मक करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें प्रत्येक बच्चे के क्या कहते हैं संपर्क में रहना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है। तो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना चाहिए, या फिर बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत करनी चाहिए, या बच्चों को स्वीकार करना चाहिए, या अध्यापक का सकारात्मक होना चाहिए। तो ये तो तीनों हमारे सही है। इसमें हमें पूछा है निगेटिव। तो जो पहला ऊपर का है कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो नहीं, अध्यापक को बच्चों के अनुसार हमें अपनी व्यवस्था बदलनी पड़ती है, ना कि हम बच्चों को अपने अनुसार बदलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही होगा। यानी कि जो लड़के और लड़कियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं उनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही होगा। तो पहला है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। यानी कि जो घर के काम होते हैं उसमें ये नहीं कि केवल लड़कियां ही काम करेंगी, लड़कों की भी सहायता लेनी चाहिए। या फिर दूसरा है कि लड़कों को घर के बाहर के काम करने में सहायता करनी चाहिए, या फिर जो घर के बाहर के जो काम होते हैं उनमें लड़कों को सहायता करनी चाहिए। या फिर सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये तो लिंग जेंडर पाती हो गया गाइस, कि सभी बच्चों को केवल विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए। या फिर लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, यानी कि जो लड़कियां हैं उन्हें घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इसमें से आंसर क्या होगा, इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं जो नीचे में दिए गए अनुसार उनमें से कौन सा सही है। जो लड़के होते हैं गाइस उनको भी घर में सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, घर के काम काजों में सहायता करनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो इससे जो लिंग जेंडर पाती होती है, जो लिंग रूढ़िबद्धता होती है, वो हमारी कम होगी। क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो लड़के जब घर में काम करेंगे, सहायता
करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ हमें भी ये काम करना चाहिए। तो ये होगा हमारा इसका आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवियां आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या, जब वो कोई बच्चा है वो लिखता है अपनी कॉपी में तो उसमें हम देखते हैं कि जो विपरीत छवियां हैं, कैसी उल्टी छवियां हैं और दर्पण छवि हैं, तो ऐसी गलतियां मिलती हैं। किन में मिलती हैं ऐसी गलतियां? अधिगम में असक्तता के लिए, या अधिगम में असुविधा के लिए, या अधिगम में कठिनाई के लिए, या अधिगम में समस्या के लिए। तो ऐसी समस्या किस में मिलती है? तो ऐसी समस्या मिलती है अधिगम में असत्ता से। किससे? असत्ता से। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उनमें हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं तो हमें उनमें किस तरीके की सहायता करनी चाहिए और किस पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर और ग्रेडों पर ध्यान देना चाहिए, या सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करें, या फिर हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा सब कुछ याद करे, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए, या फिर शिक्षार्थी जो हैं उन्हें हर सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए, या शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना चाहिए। तो इसमें हमारा पॉजिटिव आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो करके सीखते हैं। कैसे? करके सीखते हैं, और प्रत्यक्ष अनुभव उनके जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो वो करके सीखते हैं, तो वो जो ज्ञान होता है वो उनके अंदर आत्मसात हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है। यानी कि जो अध्यापक है उसके दृष्टिकोण से जो प्रतिभाशीलता होती है वो किसका संयोजन है? तो उच्च प्रेरणा और उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता का है, या उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का है, या उच्च योग्यता, उच्च क्षमता या उच्च वचनबद्धता का है, या उच्च क्षमता या उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति का संयोजक है। तो गाइस ये जो अध्यापक की दृष्टि में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन होता है गाइस? तो ये होता है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता का संयोजन होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कि जो एनसीएफ 2005 है उसने बच्चों में जो गलतियां करते हैं, बच्चे जो गलतियां करते हैं वो किस कारण से महत्वपूर्ण माना है उन गलतियों को? तो यह अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, या फिर यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, या बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो जो बच्चे गलतियां करते हैं गाइस उनसे हमें पता चलता है कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं और हम उनका समाधान कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि ये कोई बॉक्स है और बॉक्स में से सब निकल रहा है। क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो किससे से संबंधित है? तो इस प्रकार का चिंतन किससे संबंधित है? तो ये स्मृति आधारित चिंतन है, या अनुकूलन चिंतन है, या अपसारी चिंतन है, या अविसारी चिंतन है। तो अपसार का मतलब क्या होता है? अपसार होना, यानी कि फैलना। तो ये चारों तरफ फैल रहा है, तो हमारी ये कैसा चिंतन हो जाएगा गाइस? तो ये हो जाएगा हमारा अपसारी चिंतन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कक्षा में जो शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा जो विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है वो किस अंतर्दृष्टि को विकसित करता है गाइस? कि उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, या फिर उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, या फिर शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागमों में परिवर्तन करना, या कक्षा में प्रतिभाशाली एवं तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो ये जो उनका बच्चों का जो आकलन करते हैं वो हमें किस में सहायता करता है गाइस? तो ये करता है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करने का। यानी कि जो हम आकलन करते हैं कक्षा में, तो विद्यार्थियों का जब हम आकलन करते हैं उससे हमें पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, और जो वो नहीं सीख रहे हैं तो वो क्यों नहीं सीख रहे हैं। तो हम अपनी शिक्षण विधियां जो होती है, हमारी जो शिक्षण उपागम होते हैं, हम उनमें परिवर्तन करके हम उन्हें आगे शिक्षा दे सकते हैं। तो ये हमारे किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए कि जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो पहला है कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, या फिर विषय वस्तु को केवल याद करने के लिए कहना। तो ये केवल आ गया ना गाइस, ये हमारा नेगेटिव होता है हमेशा। प्रकरण पर परिचर्चा करके प्रकरण पर प्रस्तुति कर, तो परिचर्चा ये पॉजिटिव हो गया, प्रस्तुतिकरण ये भी पॉजिटिव हो गया, प्रश्न बनाना ये भी पॉजिटिव है। लेकिन केवल तो ये बंद, तो ये कैसा अधिगम हो गया? बंद अधिगम हो गया। कैसा? बंद। तो ये केवल याद करने, यानी कि हमें याद तो करवाना ही नहीं है, हमें उन्हें समझाना है, उनके क्या कहते हैं पूर्व ज्ञान और क्या कहते हैं हमें उनके वास्तविक जीवन से उन्हें समझाना है, ना कि केवल याद कराना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि इसमें निगेटिव ही पूछा है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, यानी कि जो बच्चों को हम गैर शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देते हैं उसका क्या परिणाम होता है कि बच्चे की छवि में सुधार करना होता है, या उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करना होता है, या उनके अंकों में सुधार करना होता है, या उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है। जब हम बच्चों को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा दंड देते हैं शाब्दिक और गैर शाब्दिक, तो क्या होता है जो बच्चा होता है वो हमसे नफरत करने लगता है। क्या वो हाँ वो आपके मुँह पर नहीं कहेगा लेकिन वो आपसे नफरत करेगा, कहेगा ये फलाना टीचर है बहुत मक्कार है, ये बहुत खड़ूस है, मतलब इस तरीके का जी वो क्या करता है। तो जो उसके प्रति जो हमारी अवधारणा होती है, जो हमारी छवि होती है वो उसकी तरफ निगेटिव हो जाती है, क्या वो हमारी छवि नष्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो इनमें से कौन है, तो वो अध्यापक एवं साथी, या भाई बहन एवं अध्यापक, या साथी, या माता पिता व भाई बहन। तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। क्या माता पिता एवं भाई बहन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु तो उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है, यानी कि जब हम बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं, सफाई के प्रति प्रेरित करते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना है तो प्रतिबिंबित करता है। कैसा प्रतिबिंबित करता है, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम है, या प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, या प्रेरणा का मानवतावादी उपागम है, या प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, तो इसका आंसर होगा कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगी, तो ये प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसकी, परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी। तो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी होती है 6 से 11 वर्ष। कौन सी होती है, 6 से 11 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आर्जव तर्क देता है, यानी कि जो आर्जव है वो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, यानी कि जो बच्चे का भाषा विकास है वो नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है। यानी कि जो आर्जव है वो कहता है कि जो भाषा विकास है वो व्यक्ति की जन्मजात होती है, और सोनाली महसूस करती है कि वो जन्मजात नहीं परिवेश से प्रभावित होती है। तो आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर है, तो ये किस विषय पर हो सकती है, स्थिरता और अस्थिरता पर बहस, या चुनौतीपूर्ण या संवेदनशील भावना पर, या सतत या असतत पर, या प्रकृत या फिर पालन पोषण वाद विवाद पर। तो गाइस इसका ये हो सकती है प्राकृतिक और पालन पोषण वाद विवाद पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर होगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, यानी कि कोई बच्चा है वो देखता है कि वो जो अकेले उस समस्या को समाधान नहीं कर सकता है, तो वो किसी एक क्या कहते हैं वयस्क अपने से खुद से बड़े की क्या कहते हैं सहायता लेती है। तो जो ऐसा जो मार्गदर्शन या सहायता होती है उसे क्या कहते हैं गाइस, तो उसे कहते हैं सहारा देना। क्या, सहारा देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, या एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, या लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो वो क्या लिखती है, सभा अध्यक्ष। जबकि सभापति के स्थान पर क्या लिखती है, सभा अध्यक्ष। तो वो क्या कर रही है, तो वो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। क्या कर रही है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अगर वो सभापति लिख रही है क्योंकि वहाँ का प्रधान एक आदमी हुआ तो सभापति हो गया, और वहीं अगर एक लेडीज होती तो सभापति होता। तो इस हिसाब से वो ना करके वो सीधा सभा अध्यक्ष लिखती है। क्या, सभा अध्यक्ष। तो वो किसी भी लिंग का क्या कहते हैं अनुसरण नहीं कर रही, तो वो लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो जो बच्चों का किसी का भी सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो वो क्यों आवश्यक है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, या शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, या यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और वह सुधार किया जाता है। तो हम उसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है कि लॉरेंस कॉल्बर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो इनमें से वह कौन सा स्तर है कॉल्बर्ग का जो कि नैतिकता की अनुपस्थिति को सही सूचित करता है। तो स्तर पहला, कौन सा स्तर पहला जो इनका है वो क्या कहते हैं, नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल
के रूप के संदर्भ में सही नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि समाजीकरण, बच्चे के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है गाइस? तो वो पहला है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। या फिर इसमें हमें नेगेटिव देखना है, ठीक है गाइस? तो हमें पहले ही नेगेटिव मिल गया है। फिर नेक्स्ट है कि समूह कार्य में सक्रिय, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। फिर है कि कक्षा में प्रजातांत्रिक, ये भी पॉजिटिव हो गया। फिर है समाजीकरण, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करना, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन जो बच्चे के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे वे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक है? जो अधिगम्य जो आकलन करते हैं वो किस लिए आवश्यक होता है? तो जांच परीक्षण के लिए, या ग्रेड एवं अंकों के लिए, या प्रेरणा के लिए, या पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए। तो जो अधिगम्य जो आकलन होता है वो क्यों आवश्यक होता है? तो वो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए प्रेरणा के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रचलित योग्यताओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जब हम कोई नई जो प्रचलित योग्यताएं होती हैं, प्रचलित काम होता है, उसमें हम नए काम को या नई योग्यताओं को जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समय साधारण कहते हैं, या समायोजन कहते हैं, या आत्मसातकरण कहते हैं, या संगठन कहते हैं। तो गाइस हम उसे कहते हैं आत्मसातकरण। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न हैं। तो यह सिद्धांत किस पर? जब भिन्न भिन्न यानी कि वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। किससे? वैयक्तिक भिन्नता से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वंचित समूह में विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ एक साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय यानी कि साथ साथ पढ़ाना चाहिए, यानी कि समावेश करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो जो नाराज हो गया ये संवेग हो गए। क्या हो गए? संवेग हो गए। तो यह संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा गाइस? तो ये हो जाएगा संवेगात्मक विकास से। किससे? संवेगात्मक विकास से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कवि किसका एक लक्षण है? तो इनमें से विकृत लिखावट यानी कि हम लिखते किससे? पेंसिल से। पेंसिल में किसका यूज होता है? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। तो इसमें ग्रे किस में आ रहा है? तो सेकंड वाले में आ रहा है। ठीक है गाइस? तो विकृत लिखावट यानी कि गलत लिखावट या कमीपूर्ण लिखावट हमारी किसका लक्षण हो सकती है? तो ये हमारा डिस्ग्राफिया का लक्षण होता है। किसका? डिस्ग्राफिया का। फिर आता है कि मैथ से संबंधित जो त्रुटियां होती है, मैथ से संबंधित अक्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। और मैथ में क्या होता है? कैलकुलेशन होती है। तो डिसकैलकुलिया तो ये में गणना संबंधी अक्षमता हो गई। तो क्या जैसे हम इन्हें लीक पॉइंट करके हम इन्हें आपस में याद भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है गाइस जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो वो है सामाजिक अनुभव, या भाषा, या परिपक्व, या क्रियापलक। तो इनमें से क्या होगा? क्रियाकलाप, या परिपक्व, या भाषा, या सामाजिक अनुभव। तो इनमें से क्या होगा जो प्रभावित नहीं करेगा संज्ञानात्मक विकास को? तो आगे देखते हैं। जो गाइस जो सामाजिक अनुभव होते हैं वो हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो वो कौन सा है? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, या पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, या इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना कि जिससे आप सफल हो सकते हैं, या पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव देखना है तो केवल आ गया इसमें, तो ये दोनों हो गए निगेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहला। गाइस अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।